जब से संसद का सत्र खत्म हुआ है तब से सबका फोकस यूपी पर है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में ही होनी है। करीब 6 महीने में ही चुनाव हो सकते हैं। यूपी में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, जो अखिलेश और राहुल के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन वालों का गेम बिगाड़ने के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आप देखिए कि राम मंदिर पर सियासत करते करते समाजवादी पार्टी को ओवैसी को देखते ही मुस्लिम वोट बैंक की याद आने लगी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया है। शिवपाल यादव तो उन्हें पहले ही यूपी का अगला गृह मंत्री घोषित कर रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। यूपी की पॉलिटिक्स में क्या गजब का माहौल बन गया है, अब जरा इस पर रिपोर्ट देखिए। बटे थे इसलिए कटे थे। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जहां का चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलता, चुनाव ये भी तय करता है कि देश की राजनीति की अगली दिशा क्या होगी। 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और करीब 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश अब 2027 के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव में महज 6 महीने बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी पत्ते फेंटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या होगा। योगी का काम, मोदी का चेहरा, अखिलेश का पीडीए, जातीय गणित, मुस्लिम वोट बैंक, रोजगार, कानून व्यवस्था या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बदली हुई सामाजिक गोलबंदी। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। क्योंकि 2022 में बीजेपी ने अकेले 255 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने ऐसा जनादेश दिया जिसने विपक्ष को नई उम्मीद दी। एसपी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी 33 पर आ गई, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और बीएसपी इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के निधन के बाद शून्य पर सिमट गई। अब यही सवाल 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या 2024 सिर्फ लोकसभा चुनाव का अपवाद था या यूपी की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा सामाजिक बदलाव हो चुका है? क्योंकि 2022 से 2024 के बीच 2 साल में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मूड बदला। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक जैसा नहीं होता। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय नेतृत्व, कानून व्यवस्था, रोजगार और सरकार के रोजमर्रा के काम का असर ज्यादा हो सकता है। इसीलिए 2024 को सीधे 2027 का रिजल्ट मान लेना राजनीतिक गणित की सबसे बड़ी गलती होगी। यही वजह है कि यूपी की सियासी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। तो पीडीए है क्या? हर बार पीडीए का परिभाषा बदल दे रहे हैं। अभी पीडीए को पंडित से जोड़ दिए, कभी कहेंगे कि पताल धरती आकाश सब पीडीए। तो अब पीडीए है क्या? पहले वो खुदे कंफ्यूज है, अभी वो खुदे कंफ्यूज है कि पीडीए है क्या। अभी तक क्या कहते थे, अभी अभी आप देखे होंगे कि ब्राह्मण सम्मेलन में क्या बोले कि पीडीए क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की वो प्रयोगशाला जहां सिर्फ चुनाव नहीं लड़े जाते बल्कि देश की राजनीति का फॉर्मूला तैयार होता है। और अब नजर 2027 पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो राजनीतिक संदेश, बटोगे
तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति मुस्लिम वोट को एकजुट रखने की कोशिश, जिसमें सपा और कांग्रेस लगे हुए हैं, जबकि AIMIM मुस्लिम वोट की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। तो सवाल यह है कि क्या 2027 में राष्ट्रवाद बनाम मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण का चुनाव बनने जा रहा है, या फिर तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? क्योंकि यूपी में सिर्फ धर्म नहीं, जाति भी है, दलित वोट है, ओबीसी वोट है, यादव वोट है, अति पिछड़ा वोट है, महिला वोट है, युवा वोट है, लाभार्थी वोट भी है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी को MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी समझा जाता था, लेकिन सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को PDA के आसपास खड़ा किया। यानी अखिलेश यादव ने अपनी सियासी जमीन बढ़ाने के लिए नया राजनीतिक फॉर्मूला गढ़ा। ये फॉर्मूला है P यानी पिछड़ा, D यानी दलित, A यानी अल्पसंख्यक। लेकिन 2027 आते आते PDA में एक नया P भी सुनाई देने लगा है, पंडित। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को भी PDA के दायरे में शामिल करने की बात कही है। यानी SP की कोशिश साफ है, पुराने यादव मुस्लिम आधार से आगे निकलकर एक बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार करना। PDA को वोट में बदल पाएंगे अखिलेश यादव के सामने तस्वीर दिलचस्प है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी का रिजल्ट पिछले चुनाव से बेहतर क्या हुआ, पार्टी के नेता ये मानकर चलने लगे कि बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव का मूड बिल्कुल अलग होता है। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, अलग अलग क्षेत्र, और हर क्षेत्र, हर सीट की सामाजिक संरचना अलग है। पश्चिमी यूपी अलग, पूर्वांचल अलग, अवध अलग, बुंदेलखंड अलग, रोहिलखंड अलग। इसीलिए PDA का नारा हर सीट पर एक जैसा काम करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी को अपने परंपरागत यादव वोट तो मजबूत रखना है, साथ ही गैर यादव OBC को भी जोड़ना है, दलितों को भी जोड़ना है, वहीं अल्पसंख्यक वोट को भी बनाए रखना है, और अब ब्राह्मणों को भी संदेश देना है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी पार्टियां सियासी गुणा गणित बिठाने में जुट गई हैं। संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने मंदिर मुद्दे पर खूब सियासी नाटक नौटंकी की। पप्पू यादव के संसद परिसर के सियासी ड्रामे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने खास वोट बैंक को खास मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री ने पूरा गेम प्लान ही बदल दिया। ओवैसी ने 2025 बिहार चुनाव में जैसे आरजेडी को गठबंधन का ऑफर दिया था, वैसे ही 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की इच्छा जताकर अपनी सियासी चाल चल दी है। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? दरअसल AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश और राहुल के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। बिहार में इंडी वालों का गेम बिगाड़ने के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि राम मंदिर पर सियासत करते करते समाजवादी पार्टी को ओवैसी को देखते ही अपने मुस्लिम वोट बैंक की याद आने लगी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया। पहले शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से भेंट की और फिर शिवपाल ने आजम खान को यूपी का अगला गृह मंत्री बता दिया। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है।
बिल्कुल बनेगी। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। बीजेपी ने सपा के इन कदमों को पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा हमेशा से चुनावी फायदे के लिए अल्पसंख्यकों को बरगलाती रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर नहीं मालूम है तो आप खबर दे दीजिएगा कि अभी तो काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के बाद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वहाँ हैं, और अगर उनके परिवार में सब लठैत हैं तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाले होंगे तो उनके परिवार से भी लोग पढ़ेंगे। मतलब ये कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने फिर से मुस्लिम वोट की तरफ देखना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर राम मंदिर को मुद्दा बनाकर माहौल बनाने में लगी है। यूपी में मुस्लिम वोटरों के लिए ओवैसी हाथ पैर मार रहे हैं और इसी में वो अतीक जैसे माफिया के खानदान का भी सहारा लेने से नहीं हिचक रहे। वही अतीक जो कभी समाजवादी पार्टी के खास हुआ करते थे। मतलब साफ है कि ओवैसी बिहार की तरह यूपी में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जिसकी चिंता अभी से समाजवादी पार्टी को सताने लगी है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। मतलब साफ है कि 2027 में भी विपक्षी पार्टियां जाति और धार्मिक तुष्टीकरण वाली राजनीति से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। लेकिन एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां जातीय समीकरण साध रही हैं, जातियों को लुभाने में जुटी हैं, अपनी अपनी जाति के वोट बैंक को साधने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का रुख ही मोड़ दिया, बाजी पलट दी, ऐसी बिसात बिछा दी कि पूरा चुनाव ही राष्ट्रवाद पर फोकस हो गया। यूपी की पॉलिटिक्स में एक तरफ जातियों की गिनती, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की हुंकार, एक तरफ वोट बैंक का गणित, दूसरी तरफ भारत की पहचान का मुद्दा। और इसी टकराव के बीच उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी पटकथा लिखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद को लेकर लगातार कई बड़े संदेश दिए। एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, ये मेरी पहचान होनी चाहिए। और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी है। सीएम योगी ने साफ कहा कि भारत की मजबूती उसकी एकता में है, और जब समाज जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बढ़ता है तो भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को मौका मिलता है। यानी मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, चुनाव की राजनीति जातीय पहचान के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान के इर्द गिर्द होनी चाहिए। हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? दो कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। यहीं से यूपी की चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या 2027 में जाति की राजनीति के सामने राष्ट्रवाद सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ सीएम योगी ने चुनाव के रुख को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा है, तो विपक्ष अभी भी जाति पर अड़ा है।